साहित्य संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके मध्य उपस्थित संघ के माननीय प्रांत संघ चालक डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा जी, संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान अजय सूद जी और संपादक डॉक्टर दयानंद जी, उपस्थित अन्य सभी संस्थान के निमंत्रण पर निमंत्रित श्रोतागण। पता नहीं, मुझे तो यही पता चला डॉक्टर साहब ने कुछ भूमिका में कुछ ज्यादा बोल दिया। इसके पीछे का चिंतन, इसके पीछे की भूमिका मेरी है, जबकि संघ में जब से थोड़ा काम करने लगे और उसमें भी विशेषकर जब से इस प्रचार विभाग के नाते मेरे पास दायित्व आया है, तब से ये शब्द दिमाग में आ रहे हैं, साहित्य संवाद, पाठक मिलन और विशेष रूप से पुस्तक मेला। क्योंकि हमने बचपन से जो मेले सुने वो सारे वही जो गांव के कुश्ती के मेले रहते हैं, छिंज के मेले रहते हैं या फिर दूसरे प्रकार के मेले रहते हैं। तो ये शब्द मेरे लिए ज़्यादा पुराना नहीं है, पुस्तक मेला। तो दूसरा पहले ही स्पष्ट करता हूँ, इसके पीछे का चिंतन विशेष रूप से जो इस विषय से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से डॉक्टर करम सिंह जी भी है, डॉक्टर दयानंद जी है। कारण जब मुख्य अतिथि के नाते डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा जी से बात हो रही थी तो डॉक्टर साहब का उस दिन भी और आज के दिन भी एक कहना था कि प्रताप जी, मैं तो साहित्य विषय से संबंधित नहीं हूँ, मेरा तो अपना विषय फिजिक्स का है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मेरा भी ये कोई विषय नहीं है। इसलिए मज़ेदार बात है कि आज विषय रखने के लिए जिनका दूर दूर तक साहित्य विषय से सीधा सीधा संबंध नहीं है, हमको ये काम दिया गया है। हाँ, इच्छा जरूर थी शास्त्री की पढ़ाई के पश्चात की साहित्य में आचार्य करूं, पर जिस वर्ष आचार्य की एडमिशन लेनी थी उस समय द्वितीय वर्ष करना था, इसलिए छोड़ दिया। फिर अगली बार सोचा तो तृतीय वर्ष करना था। उसके बाद आज तक उस विषय को ठीक प्रकार से अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला है। 3-4 बातें आज संवाद की है और मुझे लगता है मेरे और डॉक्टर दयानंद जी के विषय रखने के बाद आप सबके मन में कोई आपका अनुभव हो, सुझाव हो, प्रश्न हो, तो निश्चित रूप से यहाँ पर रख करके इस संवाद को सार्थक हम कर सकते हैं। उसके पश्चात पाठ्य के रूप में आज के मुख्य अतिथि का मार्गदर्शन हमको मिलेगा। साहित्य पर संवाद कितना होना चाहिए? साहित्य का तो लेखन होना चाहिए, इसलिए लेखन और अध्ययन ये दोनों विषय साथ साथ जुड़े हुए। पर आजकल जो हमारे स्वभाव में वो लेखन और अध्ययन ये अब कम हो गया। आजकल सुनाना, थोड़ा बहुत सुनना और देखना ये हमारे स्वभाव में ज़्यादा है। मुझे नहीं पता, या थोड़े बहुत को जानता भी हूँ शायद, कि हम में से बहुत सारे या कितने होंगे जो अध्ययन और लेखन से जुड़े होंगे। इसलिए जो पहला एक विषय है वो है वर्तमान में साहित्य की प्रासंगिकता क्या है। आज का जो समय है, इस समय में हम लिटरेचर की बात करते हैं, जबकि आज मीडिया के कई प्रकार हो गए। आज एक मोबाइल के अंदर सारी दुनिया हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा, इसकी आवश्यकता क्या है? आज साहित्य लिखने की, साहित्य को पढ़ने की, तो ऐसे 2 बिंदु, प्रासंगिकता और आवश्यकता, आपके सामने मैंने 2 बिंदु रखे। अब थोड़ा हम चिंतन करते हैं तो सामान्यतः हम भारत में बैठे तो भारत का चिंतन हम ज्यादातर करते हैं।
यदि हमको भारत का इतिहास जानना है, भारत का भूगोल जानना है, भारत का ज्ञान विज्ञान, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की रीति नीति, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ के नैतिक मूल्य, तो ज़्यादातर वो पहले श्रुति के रूप में, यानी जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मनीषियों ने बोले, लिखने का काम तो शायद बाद में हुआ होगा, तो आगे वो श्रुति रूप में सुनाते गए, आज भी कहीं ना कहीं वो दिखता है। किसी ने अपने दादाजी से सुना, दादी जी से सुना, लगातार आगे वो क्रम चलता जा रहा है। परंतु यदि आज एविडेंस के रूप में बात करें, प्रमाण के रूप में बात करें, तो आज जो लिखा हुआ कुछ है, अवशेष के रूप में कुछ है, उसको एक आज के विश्व के जगत में माना जा सकता है। तो इस कारण से यदि भारत का ज्ञान विज्ञान ढूंढना है तो कहीं ना कहीं पुस्तकों में ही मिलेगा। आज जितना भी हमारा इतिहास है, जो मैंने परंपराओं की बात करी, वो सब कुछ पुस्तकों में ही और साहित्य के रूप में ही विद्यमान स्थापित है। परंतु अब अगला प्रश्न आएगा, हम भारत के गौरव गाथा की बात करते हैं, भारत के विश्व गुरु की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज द्वंद्व की स्थिति कई समय से उत्पन्न करी गई है। तथाकथित विद्वान कहो या वो मैकॉले की संतानें कहो, या कोई भी नाम आप दे सकते हैं, उनके द्वारा कम मात्रा में जिनके बारे में चिंतन करना चाहिए है, ऐसे जिन्होंने साहित्य के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से इतिहास के अंदर ऐसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न की। उस कारण से आज भी कहीं ना कहीं इन सब बातों के ऊपर प्रश्न उठता है। उनका एक ही हेतु होगा शायद, आज जो वर्तमान समय में एक विमर्श की लड़ाई जो है, विचारों के माध्यम से अपना अपना विमर्श स्थापित करना है। विमर्श स्थापित करना कोई गलत बात नहीं, नैरेटिव की लड़ाई सब लड़ते ही है, परंतु विमर्श कैसा है, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से देश के अंदर साहित्य लिख करके गलत विमर्श हमको पढ़ाया, दिखाया, बताया गया। 2-3 उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। साहित्य संवाद की बात है, एक सामान्य प्रश्न हम सुनते हैं, भारत का शेक्सपियर कौन है? ऐसा मुझे लगता है कई जगह तो प्रतियोगी प्रश्न उसमें भी पूछे जाते हैं, तो क्या लिखना पड़ता है? कालिदास लिखना पड़ता है। अब मैं कहता हूं, शेक्सपियर तो कालिदास के चरणों की धूल के बराबर नहीं रहे होंगे, परंतु हमारे दिमाग में बात डाल दी कि दुनिया का शेक्सपियर यानी वो सर्वश्रेष्ठ है। यदि उसको भारत में कंपेयर करना है तो कालिदास जी का नाम दे दिया। यानी कालिदास जी को एक बात तो उन्होंने सिद्ध कर दी कि कालिदास जी का अस्तित्व या कालिदास जी की जो रचनाएं कृति है वो भारत तक ही सीमित मानी जा सकती है। अब कालिदास जी के बारे में मुझे लगता है ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, छोटी सी कहानी उनके बारे में यदि सबने सुनी होगी, मुझे लगता है। विद्योत्मा उनकी पत्नी थी और विवाह किस प्रकार से उनका हुआ है, तो उनकी शर्त थी कि जो शास्त्रार्थ में उनको हराएंगे उनसे वो विवाह करेगी। कई राजा महाराजा आए, कई विद्वान आए, परंतु उस राजकुमारी को कोई हरा नहीं सका। अब राजा ने सैनिकों को दौड़ाया कि भाई ये तो हद हो गई कि बेटी के विवाह के लिए कोई सुयोग्य वर ही नहीं मिल रहा है। इस कारण से ढूंढते ढूंढते एक जंगल में दिखा विद्वान, जो एक पेड़ पर चढ़ करके टहनी के आगे खुद और पीछे से टहनी को काट रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ा समझदार है, इसको ले गए, खड़ा कर दिया। अब जो सैनिक थे जिन्होंने अपने जान प्राण बचाने थे राजा से, उन्होंने कहा दिया महाराज इनका आज मौन व्रत है, ये केवल ऐसे ही बात करेंगे इशारों में।
कहानी आगे बढ़ती है तो शास्त्रार्थ होता है, कुछ प्रश्न हो, राजकुमारी करती है वो प्रश्न एक दो। एक प्रश्न आता है ब्रह्म को लेकर आता है, एक ऐसा वो बोलती कि ब्रह्म एक है, परंतु उधर से वो एक अंगुली दिखाती है, दो दिखाता है, तो एक करे मैं दो करता हूँ। तो वो आगे उसको एक्सप्लेन करते हैं कि महाराज, इनका मौन करते हैं, ज्ञानी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म एक है, परंतु उसको सिद्ध करने के लिए, समझने के लिए जगत की जरूरत पड़ती, ब्रह्म को ऐसे नहीं जाना जा सकता। दूसरा प्रश्न आया पंच तत्वों को लेकर आया कि पंच तत्व 5 है, केवल ये जो सारा ताना बाना, तो 5 हाथ दिखाती है, उसको लगता है थप्पड़ मारने की बात करे तो इधर से मुट्ठी बंद करके मुक्का दिखाना, तो हाथ मारेगी तो मुक्का मारे। अब एक्सप्लेन करते हैं कि 5 भूत है, परंतु अकेले मिलकर के कोई भी काम नहीं कर सकता है, पांचों का अस्तित्व तब है जब ये मिले इकट्ठे, जैसे शरीर पंचभूत अकेले नहीं बन सकता है, ऐसे शास्त्रार्थ चलता है। अंत में इनको विजय और विवाह हो जाता है। घर जाकर के एक बाहर से शोर आता है, दरवाजा बंद होता है, तो जो उनकी पत्नी बनी है वो बोलती है जरा दरवाजा खोलो, बाहर बाहर क्या है, संस्कृत में बोलते हैं। तो बाहर ऊँट होता है, पर ऊँट को संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको पता नहीं है, ऊटर बोलते हैं, ऊटर। ऐसा निकलता है तो पता चलता है तो मूर्ख है, अज्ञानी, घर से भगा देते हैं अपने पति, जिनको हम कालिदास की बात कर रहे हैं। माँ काली की उपासना करते हैं, कुछ बात तपस्या करके वापिस आकर के दरवाजा खटखटाता है और अंदर से आवाज आती है पत्नी की, अस्ति कश्चित वाक् विशेषा, यह विशेष वाणी किसकी है, ऐसी भाषा में उन्होंने बाहर से पूछा था दरवाजा खटखटा करके। ऐसा बोलते कालिदास जी अंदर नहीं गए, वहां से निकल गए। उसके बाद इन 3 शब्दों के ऊपर 3 महाकाव्य की रचना कालिदास ने की। अस्ति, तो अस्ति से पहला जो कुमार संभव का जो श्लोक है इस समय, कश्चित उसके ऊपर मेघदूत का पहला महाकाव्य, और विशेष तीसरा जो शब्द था उसके ऊपर तीसरा जो महाकाव्य रघुवंश, और अभिज्ञान शाकुंतलम। मुझे लगता है इसके ऊपर कोई ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया के अंदर कितनी है प्रचारित और प्रसिद्ध ऐसा महाकाव्य है। परंतु जो मैंने विषय रखा था, ऐसे जो 3 शब्दों के ऊपर पत्नी के साथ ऐसे घटनाक्रम के कारण से 3 बड़े बड़े महाकाव्य लिखते हैं, उनको बोला जाता है भारत का शेक्सपियर। तो जो मैंने भ्रम की स्थिति बताई, जो विमर्श की स्थिति बताई, उसका एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। अब अगला जो प्रश्न आता है वो आता है कि इस वैचारिक युद्ध में, इस विमर्श की लड़ाई में आज हम सबकी भूमिका क्या है। आज पुस्तक मेला यहाँ पर चल रहा है, 2-3 दिन से मैं भी यहाँ व्यवस्था के कारण साथ में घूमते फिरते कई स्टॉलों पर गया, तो अभी बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो ज़्यादातर जो यहाँ पर साहित्य अंग्रेजी माध्यम का बिक रहा है, दिख रहा है। अब हमको क्या पढ़ना है या हमको क्या लिखना है। अब उन्होंने तो बोल दिया कि भारत की दुनिया के लिए 0 देने, कुछ नहीं दिया है। जिन्होंने अच्छा पढ़ा है, भारत के बारे में अच्छा लिखा, तो उन्होंने कहा दुनिया की भारत को निश्चित रूप से 0 की देन है। परंतु बहुत सारे पढ़ेंगे क्या, अभी 2-3 पुस्तकें देख रहा था, एक पुस्तक पढ़ करके अमीर कैसे बनिए, यानी 20 मिनट में अमीर बनने के उसमें नुस्खे, और एक पुस्तक है हाउ टू टॉक, कुछ की नोट दिए गए बात करने के। यानी आज ये पुस्तकों के माध्यम से अमीर कैसे बनना है, एक दूसरे से बात कैसे करनी है, इनके बारे में मैं पुस्तकें लगी हुई। इसका अर्थ यदि खरीद रहे हैं, लिखने वाले ने लिखा है, तो समाज की स्थिति कहीं ना कहीं उसके माध्यम से दिखती है। हमारा चिंतन भारत आधारित है, हमारा चिंतन हिंदुत्व आधारित है। इस कारण से जो मैंने एक भूमिका में शुरू में कहा था कि भारत के बारे में जितना चिंतन हम सबका रहना चाहिए, और जो विमर्श भारत केंद्रित रहना चाहिए वो है क्या, इसलिए हमारे स्वभाव में इस प्रकार का लेखन आना चाहिए जिसमें भारत आए, भारत का हित आए, देश संस्कृति भारतीय सभ्यता उसमें दिखे,
उसको हम भारत का चिंतन कहते हैं। आज सोशल मीडिया है, सब कुछ उसमें मिल रहा है, परंतु कैसा कंटेंट उसमें प्रचारित किया जा रहा है, मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा आप अच्छे से जानते हैं। और चाहे वीडियो आती है, चाहे छोटा सा एक पोस्टर आता है, ग्राफिक आता है, या फिर टेक्स्ट के रूप में कुछ भी प्रचारित होता है। एआई का जमाना है, उसके माध्यम से क्या क्या आज खोज करके लोग आगे भेजते हैं, निश्चित रूप से पढ़ते ही होंगे। आजकल के पिछले 2-4 महीनों में हमने उस दुष्प्रचार का असर देखा होगा भी। कैसे एक भ्रामक स्थिति समाज के अंदर पैदा की गई। हमारे अधिकारी बोलते, भाषण कुछ और देते हैं, वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लिखने वाले ट्रांसलेट क्या क्या करते हैं, हम हैरान हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी उसकी चपेट में आ जाते हैं और बड़े ऐसे प्रश्न करते हैं वो लोग। अरे भाई, मोहन भागवत जी ने क्या बोल दिया? मैंने कहा जी क्या बोला? अरे वो इंडियन एक्सप्रेस में क्या छप गया? तो जब मैं उनको पूछता हूँ आपने पढ़ा क्या, आपने पूरा भाषण सुना क्या? नहीं, जो प्रचारित हुआ उसके माध्यम से उन्होंने एक अपने मन के अंदर स्थिति बना दी, जो मैंने एक भ्रामक स्थिति आपको कही। यहाँ पर एक कार्यक्रम था 2-3 दिन पहले, इसी पुस्तक मेले के अवसर पर आप लोगों के पास पेपर कटिंग आई होगी। मेरे जैसे तो नहीं, एक अच्छे वक्ता के रूप में यहाँ पर एक प्रोफेसर साहब जामिया इस्लामिया के आए थे, तो उन्होंने एक बात कही, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक आप में से किस किस के पास पहुंची हो पेपर कटिंग? तो अच्छा वायरल हुआ है, हितेंद्र जी ने खूब वायरल किया और हमारे बैठे मीडिया के बंधु बहुत कुछ बोला है, परंतु जो पर टैग लाइन हो वही आई है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक रामचरितमानस। कौन कह रहे हैं? हम रोज कहते हैं, संघ वाले 1925 से कह रहे हैं, जो भारत के हित में चिंतन करते हो भी कई वर्षों से बोल रहे हैं, परंतु टैग लाइन के रूप में ऐसे बड़ी हेडिंग में कभी नहीं छपा होगा, कल छपा है, प्रोफेसर बिस्मिल्लाह। अब मेरा आपके सामने विषय क्या है? उन्होंने तो बोल दिया है, हम भी बोल रहे हैं, परंतु हमारे घरों में रामायण गायब है, रामचरितमानस गायब है, महाभारत गायब है। क्या बोल करके? अरे भैया, घर में महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगी, रामायण रखेंगे तो घर में रामायण हो जाएगी। और जब किसी के प्राण नहीं निकल रहे होंगे तो उस समय श्रीमद् भगवत गीता निकाली जाती है और उस समय 2-4 श्लोक पढ़े जाते हैं। किस लिए? ताकि जल्दी से प्राण छूट जाए। एक विमर्श किसने स्थापित किया? इसलिए आज इस संवाद के अवसर पर मैंने 4-5 बिंदु आप सबके सामने रखे हैं। तो मैंने कहा पहले भी कि इसके ऊपर आज हमको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने अनुभव और सुझाव ऐसे साझा करने चाहिए कि आज किस प्रकार का साहित्य हमको चाहिए, और चाहे लिखना है, चाहे उसका अध्ययन करना, चाहे पढ़ना, जो कठिन काम है, परंतु सामान्य रूप से जो यहाँ पर डॉक्टर करम सिंह जी बता रहे थे, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं आज छपती है, उसमें कविता से लेकर कथा कहानियों से लेकर के हमारा अपना क्या योगदान हो सकता है लेखन। अध्ययन के रूप में मैंने आप सबके सामने विषय रखा है, किस प्रकार का अध्ययन हमारा रहना चाहिए। जो मैंने कहा कि संवाद का विषय तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेखन का विषय ही है, पर संवाद के माध्यम से एक साहित्य की अपनी भाषा है जिससे हम ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, पर 4-5 विषय मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके ऊपर आप चिंतन करिए, मनन करिए।